नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हजारों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। जो बची हैं वो जद्दोजहद कर रही हैं। ऐसे में भी सियासी दल अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कहर गांव पर बरपा। उत्तर प्रदेश के गांव में सिस्टम ढेर होता नजर आया, लिहाजा सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। सीएम योगी ने खुद गांव की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। माना यह जा रहा है कि इस अभियान के जरिए योगी सरकार ग्रामीणों का दिल जीतना चाहती है, उनकी नाराजगी दूर करना चाहती है। दरअसल पंचायत चुनाव में उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को जीत न मिलना, किसान आंदोलन और कोरोना से जो सियासी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। सेवा की सियासत करने में बीजेपी अकेले नहीं, कांग्रेस ने भी आपदा में अवसर ढूंढ निकाला और कांग्रेस गांव में 10 लाख मेडिकल किट बांट रही है। किट पर प्रियंका गांधी का फोटो भी लगा हुआ है। मकसद साफ है कि उधर आम आदमी पार्टी ने टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की। ऑटो एम्बुलेंस और डॉक्टर्स के जरिए लोगों से संपर्क बढ़ाया जा रहा है। दरअसल कोरोना को हराने का असली हथियार वैक्सीनेशन, लेकिन सियासी दल वैक्सीनेशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इस पर फोकस नहीं कर रहे। यानी सियासत के खेल में असल मुद्दा पीछे छूट गया है और वैक्सीनेशन को लेकर प्लानिंग नदारत। वैक्सीन की कमी से तमाम सेंटर बंद हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या बिना वैक्सीनेशन के कोरोना हारेगा? ऐसे में सेवा की सियासत कितनी जायज? क्या महज वोट बैंक के लिए सेवा अभियान चलाया जा रहा है? क्या है राजनीतिक दलों के मंसूबे और किस बात की है दरकार? करेंगे विश्लेषण, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। कोरोना से लोग बेहाल, लेकिन बिछ रही सियासी बिसात। जिंदगी बचाने की जंग या सेवा से वोट की सियासत। कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों जिंदगियां एक झटके में खत्म कर दी। जो बचे हैं वो खुद को बचाने की जद्दोजहद में हैं। कोरोना से लोगों को बचाना बड़ी चुनौती है, लेकिन सियासतदान आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सेवा की सियासत के जरिए चेहरा चमकाने की कोशिश हो रही है। सिस्टम से नाराज ग्रामीणों को साधा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण ने इस बार गांव पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया। बेहतर स्वास्थ्य सेवा न मिलने से सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। माना जा रहा है कि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए योगी सरकार अभियान के जरिए ग्रामीणों का दिल जीतना चाहते हैं। गांव में हर व्यक्ति को बोलने के लिए घर के अंदर भी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, के बाद उनको भी जोड़िए, उनका भी मदद दीजिए, जिससे एक अभियान चलना चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति गांव में चला गया, किसी परिवार में बैठ गया, पूरा गांव इससे संक्रमित हो सकता है, पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। फिर असावधानी में पूरा गांव उसकी चपेट में आ सकता है। वहीं कांग्रेस भी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस गांव में 10 लाख मेडिकल किट बांट रही है। कांग्रेस गांव को सैनिटाइज कर रही है। इसे सेवा सत्याग्रह का नाम दिया गया है। किट पर प्रियंका गांधी की फोटो है। मकसद समझा जा सकता है, सेवा के जरिए ग्रामीणों को साधने की बेशक कोशिश हो रही है, लेकिन असल काम पीछे छूट रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर प्लानिंग नदारत। वैक्सीन की कमी से अभियान थमसा गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र पर हमलावर है। दिल्ली सरकार खुद वैक्सीन की कमी से जूझ रही है। आपके प्रदेश सचिव डॉक्टर हृदेश चौधरी ने आरोप लगाया है कि यूपी में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। दिल्ली में 10 लाख लोगों पर 3 लाख को वैक्सीन लगी। यूपी में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 82,000 लोगों को वैक्सीन लगी। आपने यूपी में टेलीमेडिसिन सुविधा भी शुरू की, ऑटो एम्बुलेंस सेवा और डॉक्टरों की टीम भी बनाई। एक तरफ वैक्सीन की कमी से देश जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी का दौर भी बदस्तूर जारी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की बर्बादी में झारखंड सबसे ऊपर है, छत्तीसगढ़ दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। जाहिर है देश में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर होना चाहिए, लेकिन राज्य और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। वैक्सीन पर फोकस करने के बजाय लोगों को साधने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में सेवा की सियासत कितनी जायज है? क्या महज वोट बैंक के लिए ये सब कुछ हो रहा है? क्या कोरोना काल में भी लोगों की भावनाओं को भुनाकर सियासी मकसद साधा जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर कोरोना कैसे हारेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस वक्त यूपी के गांव को लुभाने के लिए, यूपी के गांव में रहने वाले लोगों के लिए, अन्नदाताओं को लुभाने के लिए सभी सियासी दल पूरी तरीके से एडी चोटी का जोर लगाने हुए हैं। यानी कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश में है और उसकी वजह है 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव। लेकिन क्या ये कोशिशें रंग लाने वाली हैं? खासतौर पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने, जो कि बागडोर फिलहाल पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है, 2019 में भी उन्होंने बाकायदा बागडोर अपने हाथ में ली थी। पूर्वांचल को जीतने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि पश्चिमांचल की जिम्मेदारी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई थी, तब वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब बीजेपी में। आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, जिसके मुखिया पिछली बार रह चुके थे अखिलेश यादव, उस बाबत अब क्या ये सारे सियासी दल 2022 में विधानसभा चुनाव में गांव के ग्रामीणों को लुभाने की जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे? बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अश्विनी शाही हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विवेकानंद पाठक हैं, महासचिव कांग्रेस यूपी के, वो भी हमारे साथ हैं। मनोज यादव, प्रवक्ता सपा, वो भी हमारे साथ हैं, और साथ ही वंशराज दुबे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, आप देख ही रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी तो लगभग काफी समय से ही चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतरी ही हुई है। हर साल को वो चुनावी मौसम ही मानती है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि इस बार चुनौती बड़ी होने वाली है और मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान रंग लाएगा क्या, खासतौर पर तब जब अन्नदाता बेहद नाराज हैं? प्रियंका जी, सरकार का जो अभियान चल रहा है, सरकार का अभियान बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार के अभियान में कोई कमी नहीं है और मैं स्वागत करूंगा कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, अगर वो रह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर वो गांव के लोगों को अपने तरफ से कोई भी सामान उपलब्ध करा रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। उनको और पहले से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, सबको दिखाना है। प्रियंका जी अपनी फोटो भी लगवा रही हैं, सुना है उस पर। तो फोटो की राजनीति ये लोग करने वाले हैं। फोटो पर प्रधानमंत्री जी की फोटो थी तो बड़ा गुस्सा था कि जो उसमें जो है प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों लग रही है। तो आज प्रियंका जी की भी फोटो लग रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेवा भाव है, सेवा चलना चाहिए और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बस सिर्फ उसमें एक चीज ये नहीं देखना चाहिए कि राजनीतिक मायने क्या है, राजनीतिक मुद्दे क्यों हैं, और राजनीतिक तरीके से इस चीज को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये भी कहा जाएगा भाई राजनीतिक दल है, राजनीति जरूर करेगा। अगर राजनीति करेगा तो वो कहाँ गई वो संवेदना, जो संवेदना ये आज तक ये दिखाते रहे हैं, कल तक ये दिखाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मर रही है, त्राहिमाम कर रही है, कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। जिस दिन तक वैक्सीन लगना था, वैक्सीन लगने के बाद अब जो है वैक्सीन चिल्ला रहे हैं। ऑक्सीजन थोड़ी सी कमी हो गई थी, जिसको समय रहते सरकार ने पूरा कर लिया था। ऑक्सीजन की इन लोगों ने छटपटाहट छोड़कर वैक्सीन पर आ गए। वैक्सीन भी सरकार ने कह दिया है कि बस 1 से 2 महीने के उसमें अंतराल में हमारे पास लगभग 25 से 30 करोड़ डोजेज आ जाएंगे। और ये लोग कहेंगे, कह सकते हैं कि कहाँ से आएगी, आप वो दीजिए, लेकिन मैं ये कुछ नहीं जवाब दूंगा इनको। ये कहूंगा कि 1 से 2 महीने बाद ये देखेंगे कि 25 से 26 करोड़ डोजेज हमारे पास हिंदुस्तान के पास हैं। तो और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन इस समय जारी है और फेज वाइज अभी 1 जून से हर जिला खोल दिया जाएगा। हर जगह पे हमारे यहाँ रोज वैक्सीन हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज अग्रणी है। लगभग जो है 1.5 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, अग्रणी है। लेकिन चीजें हो इस समय जैसे भी हो, एक महामारी है, मैं मानता हूं। इसमें सभी लोगों को एक कंधे से कंधा, राजनीति हमेशा कर लेंगे, 22 में चुनाव आएगा, लड़ लेंगे, वो चाहे वो किसी के साथ लड़े या किसी अलग लड़े, सभी दल राजनीति के लिए है, 22 में चुनाव लड़ लेंगे। हो सकता है कि मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगा कि इन लोगों को चुनाव के ऊपर बड़ा आरोप था प्रियंका जी की, चुनाव क्यों हुआ बंगाल में, चुनाव क्यों हुआ उत्तर प्रदेश में। तो मैं ये बड़ा निवेदन करूंगा कि सारी पार्टियों के लोग इस समय हैं,
इन लोगों को करना चाहिए कि चुनाव आयोग और भारत सरकार, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई देखिए, जब तक ये कोरोना का डर है, चुनाव कहीं नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। ये नहीं करेंगे, यही लड़ेंगे, आखिर आएंगे, लड़ेंगे। ठीक है, सेवा कर रहे हैं तो सेवा भाव का स्वागत है। ठीक है। विवेकानंद पाठक जी, अभी जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो थी तो बड़ा हाहुल्ला मचा हो रखा है, बहुत शोर हो रखा था कि भाई मोदी जी की फोटो क्यों है, और यही सवाल यहाँ पर उठाया भी गया है अश्विनी जी के जरिए। और अब जो आप मेडिकल किट यहाँ पर गांव देहात में बांट रहे हैं उस पर प्रियंका गांधी की फोटो है, मतलब कुछ तो सोचिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे साथी प्रवक्ता ने जो बताया कि ये अभी कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ, और पूरा प्रदेश ने देखा है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो पहले दिन से हमारे नेता और हमारा संगठन, हमारी पार्टी लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए खड़ी हो गई थी। हमारे नेता ने आह्वान किया कि जो 1500-2000 किलोमीटर से मजदूर पैदल चल रहे हैं इतनी गर्मी में, कड़ाके की धूप में, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, तो ऐसे में आप लोग उठिए, अपने अपने घरों से निकलिए और उन लोगों की मदद करिए, उनको भोजन दीजिए, उनको पानी दीजिए। यहाँ तक कि हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रस्ताव तक दिया था कि आप हमारी 800 बसें ले लीजिए और इन बसों से जो मजदूर पैदल चल रहे हैं इस गर्मी में उनको भेजिए उनके घर तक सुरक्षित ढंग से। लेकिन क्या हुआ, उल्टे इस सरकार ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया और मुकदमा पंजीकृत करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज दिया। और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष 28 दिन जेल में थे तो हम लोगों ने उस समय भी सेवा सत्याग्रह किया था और पूरे प्रदेश के लोगों को भोजन वितरित करने का काम किया था, मास्क बांटने का काम किया था, सैनिटाइजर बांटने का काम किया था। और एक चीज और बता दें, हम लोग पहले कोरोना काल में ही एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था कोरोना मदद को लेके, जिसमें खुद हमारी AICC जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज यूपी प्रियंका जी थी, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, बड़े नेता थे, और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी मजदूर जो दूसरे राज्यों में थे, चाहे वो गोवा में हो, हरियाणा में हो, तमिलनाडु में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, उनका जो फीडबैक आता था उनके क्षेत्र से, एरिया से, और उनकी मदद के लिए हम उन राज्यों में अपने लोगों से बोलते थे, अपने संगठन के लोगों से बोलते थे, और लगभग 10 लाख से ऊपर लोगों की मदद पहले कोरोना काल में किया गया। सियासत तो ये करते हैं, राजनीति तो ये करते हैं, और आपदा में अवसर लगातार ये ढूंढ रहे हैं, और इनको कोई संवेदना नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग में जाएं पार्टियां, भैया चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग किसके निर्देश पर जो है कि काम करता है? और यदि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और 8 चरण में चुनाव हुआ तो ये आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि किसके इशारे पर क्या हुआ और कौन सा खेल हुआ। और चुनाव की बात कर रहे हैं, चलिए भैया पंचायत चुनाव तो आप उत्तर प्रदेश सरकार है ना, आपके हाथ में था ना। आपके इस कारण से 1621 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी। उन परिवारों से कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, इस तरह से तड़प रहे थे, कैसे लोग रो रहे थे। उन्होंने ये 1621 आपने सारी बात कह दी, आपने सारी बात कह दी विवेकानंद जी, सारी बात आपने बिल्कुल, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो सही थी, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रियंका गांधी की फोटो क्यों है मेडिकल किट पर? आप तो कह रहे थे कि फोटो नहीं होना चाहिए, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का बखान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का बखान नहीं कर रहे हैं, हम तो सेवा भाव कर रहे हैं। तो सेवा भाव क्या फोटो लगा कर की जाती है? ये बताइए, यदि कोई संगठन है, कोई राजनीतिक दल है और हम कोई कैंप लगा रहे हैं, हम कोई सेवा कर रहे हैं, तो हम अपना झंडा बैनर लगाएंगे ना। हम ये बताएंगे ना कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। और जब हम पिछली बार भी किए थे तो हम अपने संगठन के बैनर से किए थे। और इस बार भी जब लोग हॉस्पिटल के लिए, बेड के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, दवाइयों के लिए परेशान थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान थे, इस बार भी हम लोगों ने एक ग्रुप बना के और पूरी लोगों की मदद की। बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की मदद की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने की मदद की, बहुत सारे लोगों को रेमडेसिविर दिलाने में मदद किया, क्योंकि कालाबाजारी हो रही थी, ये आप भी जान रही थी। तो यदि हम कोई मदद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉकों में यदि हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में ये हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं, और लगभग 10 लाख किट हम दवाओं की गाँव में ले जाकर डॉक्टर के सलाह से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से उन्हें बांटने जा रहे हैं। और यदि सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, तो यदि हम अपने संगठन का झंडा और बैनर और हम अपने नेता की फोटो यूज कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सरकार और संगठन अंतर होता है। ये सरकार कर, आपने जो आपत्ति, यदि किसी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी फोटो को लेकर, तो यदि सरकार होती हमारी और सरकार के तौर पे हम लोगों की मदद करते और फोटो यूज करते, तो एक बार सवाल उठता कि भैया आप तो सरकार है, सरकार तो सच्ची होती है, आप कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर यदि हम मदद कर रहे हैं तो हम अपने झंडे बैनर से सर्च करेंगे।
हाँ, यदि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का यदि मुख्यमंत्री यदि अपनी फोटो इस तरह से लगाता है तो उसको बोला जाएगा कि वो प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जितनी भी योजनाएं चली उसमें जो उनके प्रधानमंत्री थे उनकी फोटो नहीं हुआ करती थी। कहाँ होती थी? आप भी जानती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने दिनों से पत्रकारिता में, आप देखिए मनमोहन सिंह की किसने फोटो होती थी। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। ठीक है, प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, सिम कार्ड का प्रचार कर रहे हैं, जियो का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है मनोज यादव जी, फोटो देखते रहते हैं। ठीक है मनोज यादव जी, पंचायत चुनाव में बड़े अच्छे नतीजे मिले, नंबर 1 बनकर आई समाजवादी पार्टी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी क्या वो तब्दील होंगे? क्या लगता है आपको? जो सेवा भाव यहाँ पे समाजवादी पार्टी कर रही है ग्रामीणों के साथ, अन्नदाताओं के साथ, कुछ नतीजा होगा उसका? क्योंकि कांग्रेस भी इस वक्त चुनावी मैदान में है, बीजेपी तो बाकायदा पहले से ही काम कर रही है। देखिए प्रियंका जी, ये तो बात काल के गाल में है, पता नहीं क्या होगा इस बार में, तो बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण के साथ नहीं कह सकते। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते उम्मीद तो ये जरूर कर सकते हैं हम कि जनता, हमने जो पिछले 5 सालों में अपनी सरकार के दौरान किया था और 5 साल पिछले विपक्ष के रहते जो हमने काम किया है, उसके आधार पे हमको जनता जरूर एक अवसर देगी। क्योंकि हमसे ये कहा गया था कि हमारी सरकार जो है, इस सरकार से बेहतर सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, डबल इंजन की सरकार होगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अब ईश्वर की ऐसी महिमा है कि वो सब सामने आ गया, सारी चीजें सामने आ गई। डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन फेल हो गए, तो ये बिल्कुल विश्वास किया जा सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की महान जनता जरूर मौका देगी। लेकिन अभी एक आपने भी सवाल पूछा और बीजेपी के साथी ने भी इस बात को कहा कि हम राजनीतिक दल हैं, राजनीति करेंगे और बिल्कुल करना भी चाहिए। राजनीति, सवाल पूछना, कोरोना काल में भी राजनीति होगी क्या? मैं कह रहा हूँ सवाल पूछना भी राजनीति होती है। हाँ। कोरोना काल की बात नहीं करता हूँ मैं, राजनीतिक दल की हैसियत से बोल रहा हूँ। हाँ, अगर हमारे पास 2 चीजें होते, कोई दत्तक पुत्र होता अडानी जैसा, तो हमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी, या कोई मठ होता बहुत बड़ा था, तब हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। जैसे तैसे चल जाती चीजें, और फिर अगर सत्ता में न रहते तो अपना काम धाम सब कुछ चला करता है। लेकिन ना तो दत्तक पुत्र गौतम अडानी हमारे पास है, और ना ही हमारे पास कोई बड़ा सा मठ है, और ना कोई संप्रदाय हमारे साथ खड़ा है जो हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी पार्टी का और हमारे जो भी उत्तर प्रदेश की समस्या है उनका समाधान कर सके। इसलिए हम राजनीति तो करेंगे, सवाल पूछेंगे। अगर सत्ता को ये लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं या किसी और विपक्षी दल के द्वारा किए गए कामों को इस तरह कहा जा रहा है, आपने भी टीवी चैनल पे ये बात पूछ ली, किसी ने फोटो लगा दी, किसी ने सेवा कर दी, किसी ने और कुछ कर दिया, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि विपक्ष के लोगों ने सेवा की तो सरकार ने उसका मेवा क्या दिया? मुकदमे दर्ज किए, मुकदमे, लोगों को जेल भेजने का काम किया। तो ये तो सरकार से भी सवाल होना चाहिए ना कि आखिर जब कोई काम करता है जनता के बीच में जाके, जनता की इस महामारी के दौर में मदद करता है, तो सरकार उस पर मुकदमा क्यों लगाती है? सरकार उनको जेल भेजने का काम क्यों करती है? उनकी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? ये बात तो सवाल सरकार से होना चाहिए ना। ठीक है, ये सवाल भी पूछ लेंगे अश्विनी जी से। वंशराज जी, आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से जुगत में लगी हुई है, बाकायदा टेलीमेडिसिन के जरिए ग्रामीणों तक, लोगों तक सहायता पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो पूरी मेहनत हो रही है उसमें एक पार्टी ऐसी है जो कि इस वक्त सत्ता में है, एक सबसे पुरानी पार्टी है समाजवादी पार्टी, कई बार सत्ता सुख ले चुकी है उत्तर प्रदेश में। आप अपनी बुनियाद कहाँ पर देख रहे हैं टेलीमेडिसिन अभियान के जरिए? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको एक बेहतरीन डिबेट के लिए, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। जब कोई वैश्विक महामारी या इस तरीके की बीमारी फैलती है तो जितनी जिम्मेदारी इसमें सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। शायद मेरी बात से आप भी सहमत होगी। लेकिन इस दौर में सत्ता पक्ष क्या कर रहा है उसको एक लाइन में सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश राज्य तक देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से अनाथ छोड़ रखा है, यानी आत्मनिर्भर बना दिया है। खुद जियो, खुद मरो, अपने ऊपर रहो। दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में, हमारे पास न कोई सांसद है न कोई विधायक है, लेकिन प्रियंका जी आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि आज पूरी मजबूती के साथ, चाहे पिछले साल जब कोरोना आया उस समय, या चाहे इस साल जब दूसरा वेव चल रहा है कोरोना का, तो इस समय, दोनों समय में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वैश्विक महामारी में जनता के लिए एक सेवादार के रूप में हम लोगों ने काम किया है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता उस बात को समझती है। कोई पार्टी कह रही है कि तैयारी में है,
यानी हम ये जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं। कोई कह रहा मैं करूंगा, यानी हमारी पार्टी करेगी। कोई कह रहा हम सोच रहे हैं कि सेवा कैसे होनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियंका जी, और मेरी बात से शायद आप भी सहमत होंगी, कि जब आग जब बुझने लगती है तब उसमें पानी नहीं डाला जाता। तब जो लोग सुपारी लेके दौड़ते हैं उनको आग बुझाने में उनका नाम नहीं आता। मैं कोई सीट थपथपाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीयत को और सेवादार की सोच को आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में ऑटो एम्बुलेंस सेवा 18 महानगरों में आम आदमी पार्टी ने शुरू की। जब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े महानगरों में एम्बुलेंस के नाम पे तीमारदारों को, मरीजों को 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए दिए जा रहे थे, उस समय आम आदमी पार्टी ने ऑटो एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त मुफ्त में सेवा शुरू करी जब एम्बुलेंस की जरूरत थी। दूसरा, 35 डॉक्टरों की हमने उत्तर प्रदेश में टीम बनाई, 24 घंटे 7 दिन आप फोन करके गांव में जो आज महामारी फैली है, जहां लोगों को पता ही नहीं कि हमको क्या इलाज कराना है, कैसे उपचार करना है, उस समय 35 डॉक्टरों की एक टीम हमारी आज काम कर रही है। 24 घंटे 7 दिन परिजनों को, गांव में सबको मदद करने का काम कर रही है। तीसरा प्रियंका जी, सबसे जो दुखद रहा इस पूरे कोरोना काल के समय में जो अभी भी चल रहा है, कि आपने देखा कि बलिया में, उन्नाव में, प्रयागराज में और तमाम कानपुर में, तमाम घाटों पे आपने देखा कि जो लाशें दफनाई गई, पैसे के अभाव में, लकड़ियों के अभाव में, तमाम तस्वीरें आपने देखी कि टायरों से लाशों को जलाया गया। हिंदू धर्म में आप सोचिए कभी होता है क्या ऐसा? उस दौर में आम आदमी पार्टी के माननीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने तमाम घाटों पर, बलिया में, बनारस में, तमाम घाटों पर हम लोगों ने लकड़ियां उपलब्ध कराई और निःशुल्क नंबर जारी किया कि जो भी गरीब परिवार से किसी की अगर डेथ हो जाती है, उसको लकड़ी नहीं मिलती, तो आप जाकर तत्काल फोन करिए, आप जाके लकड़ी लीजिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात तो प्रियंका जी, मैं जब ये बात कर रहा हूँ आपको टोल फ्री नंबर देता हूँ, आप फोन मिलाइए। लखनऊ में आपको ऑक्सीजन से कंसंट्रेटर आज भी मिल जाएगा। खाना वितरण करने की बात हो, देखिए हम बड़े सक्षम नजर आ रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में। वंशराज जी बहुत ही सक्षम नजर आ रही है, हर चीज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है, चाहे खाने पीने को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, टेलीमेडिसिन ले लीजिए, सारी सुविधाएं। लेकिन एक बात बताइए, समस्या फिर दिल्ली में क्यों खड़ी हो जाती है? अभी तो जाकर थोड़े से लॉकडाउन के चलते हालात संभले हैं ना, वरना इससे पहले तो सीएम केजरीवाल भी बाकायदा कह रहे थे कि देखिए हमें केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में आप पूरी तरीके से सक्षम नजर आ रहे हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए एक जन नेता का दायित्व तो क्या होता है, एक मुख्यमंत्री या एक प्रदेश के अभिभावक का दायित्व तो क्या होता है। अगर उस प्रदेश की जनता के सामने सही आंकड़े नहीं रखे जाएंगे, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जब 7 से ज्यादा मीट्रिक टन की जब जरूरत थी ऑक्सीजन की, तो उस समय अगर हम ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, बेड की कमी थी, तो हम जब उसकी डिमांड कर रहे थे, तो अच्छी बात है ना। हम योगी आदित्यनाथ जी की तरह आंकड़े को झुठला तो नहीं रहे ना। आज जब गांव में सैकड़ों की संख्या में मौत हो रही है, हम उस आंकड़े को तो नहीं झुठला रहे। दूसरा चीज आप समझिए, मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुझाव दिया, उस बात पे भी गौर करिएगा आदरणीय प्रियंका जी। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार को तत्काल चाहिए कि ये जो 2 कंपनियों को उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है वैक्सीनेशन का, उसको तमाम कंपनियों को बांट दे ताकि जल्द लोगों को वैक्सीनेशन हो सके। 5,000 रुपए ऑटो, 1.5 लाख से ज्यादा ऑटो चालक हैं दिल्ली में प्रियंका जी। ठीक है, 5,000 रुपए उनके खाते में। ठीक है, आपकी बात आ गई वंशराज जी, थोड़ा सा रुकिए जरा, आपकी बात आ गई वंशराज जी, आपकी बात आ गई। यहाँ विवेकानंद पाठक जी अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं सीधे अश्विनी जी का रुख करूंगी, बहुत सारे सवाल है उनके लिए। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बात ये है कि जो सवाल आपने फोटो का किया, तो मुझे फिर से उसके बात करने की बात आई कि प्रधानमंत्री जी की फोटो पेटीएम यूज करता है, जियो यूज करता है, पता ना कौन कौन सी कंपनियां यूज करती हैं। और जो आपत्ति है राजनीतिक दलों को या दूसरे दलों को, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप हैं, आप प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो बनता ही है। दूसरा चीज, मेरे साथी प्रवक्ता है अश्विनी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता है, और आपके माध्यम से मैं एक फैक्ट आंकड़ा देखते हुए सवाल करना चाहूंगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से सपा, बसपा और भाजपा ये बार से आते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में टोटल अस्पताल है 822, 806 कांग्रेस ने बनाए थे, केवल बीजेपी और ये सब मिलकर 16 बनाए हैं। पीएचसी 4300 है, 4000 पीएचसी है पूरे उत्तर प्रदेश में, 4226 पीएचसी हमने बनाई 89 तक, और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल जो है 165 है उत्तर प्रदेश में, 155 हमने बनाई। 10 सिर्फ ये लोग मिलकर 30 साल में बनाए हैं। पूछिए ना क्या कर रहे हैं। ठीक है,
पूछिए इनसे क्या कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। सभी जो हमारे मेहमान यहाँ पे जुड़े हुए हैं अलग अलग सियासी दलों से, सबकी बात आपने सुनी होगी। अब एक एक करके जवाब देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला तो यही है, मनोज जी की बात का जवाब दे दीजिए कि क्या सारा काम, मान लीजिए सरकार अगर कहीं पर चूक रही है और अगर वहां पर विपक्षी दल काम कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे फिर वो कांग्रेस के हों या दूसरे दल के हों, तो क्या उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं प्रियंका जी, मैं एकदम बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि सेवा कोई करे, कहीं गिरफ्तारी का कुछ नहीं है, कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। जब दिल्ली में हुआ, दिल्ली का आपने देखा होगा, उसमें रेमडेसिविर बांट रहे थे लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे, कंसंट्रेटर बांट रहे थे, जिसमें हमारे स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी के बेटे भी थे और हमारे अभी तत्काल के MP गौतम गंभीर जी थे। इन लोगों से भी पूछताछ हुई है कि भाई आपके पास कहाँ से आया। टेक्निकल चीज ये है, सेवा आप करिए, सेवा भाव में कोई कहीं संदेह नहीं है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सवाल जो टेक्निकल का मैं बार बार कह रहा हूँ वो ये है, अगर ये चीजें आम आदमी के पास सुलभ हो सकती, मेरे या पाठक जी या मनोज भाई या वंशराज जी के पास, तो फिर वो दुकानों को लाइसेंस लेने की क्या जरूरत होती, उस अस्पतालों को वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने की क्या जरूरत होती कि रेमडेसिविर प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा और वो अफसरशाही के पास पाया जाएगा कि हम किसी को उपलब्ध करा दें, तो जरूर ये सरकार पूछेगी, क्योंकि यहाँ पर सेवा भाव को सम्मान करते हुए लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इसलिए उसके लिए पूछताछ और गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जायज है और उसी में हुई है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मनोज भाई ने कहा हमारे पीछे कोई अडानी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सत्य बात है, कहीं कोई अडानी नहीं है और किसी के लिए मैं व्यक्तिगत कोई चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मुलायम सिंह जी का बहुत पुराना इतिहास नहीं है और बार बार उनकी संपत्तियों के बारे में बात हुई है, कहाँ से आता है ये सब कहने की बात नहीं है। अडानी और अंबानी का नाम और टाटा का नाम हिंदुस्तान के विकास में अगर वो कुछ खड़े होते हैं, आप लोग देखिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम उन लोगों ने, अडानी और अंबानी ने कहा किया है। बार बार ये कहते हैं इनके साथ करे तो लीला, हमारे साथ करे तो रासलीला। इनके सरकार आती है तो क्या अंबानी नहीं रहते हैं? रोजा में अंबानी को जमीन इन्होंने नहीं दिया लगाने के लिए, चूर्क इन्होंने बेचा कि नहीं बेचा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सारी चीजें तुरंत जो दिखती है, अभी शायद पाठक जी मैं पूरा सुन नहीं पाया, इन्होंने कहा हमने कराया ये, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों का मतलब, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है ये, मनोज भाई की सरकार 3-4 बार रही है, हमारी सरकार रही है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन 56 साल तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही, क्या उसका कुछ निवारण नहीं है? वो उसको विकास नहीं करना है, उसको काम नहीं करना है? जहाँ आपने छोड़ा वहां से हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वंशराज जी का सवाल ये था, वंशराज जी का सवाल ये था, जी तक मैं आता हूँ। ठीक है, मैं वंशराज जी के सवाल पर आता हूँ। हाँ। देश की जनता को इन लोगों ने आजाद नहीं किया, गुलाम बना लिया, आत्मनिर्भर वो अनाथ छोड़ दिया, मतलब इनका कहना था अनाथ छोड़ दिया। वंशराज जी, मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी इस समय सिर्फ कोई सेवा भाव नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अगर सेवा भाव करना होता तो आप दिल्ली में दिखाते। दिल्ली में आप ऑक्सीजन के लिए रो रहे थे और पंजाब में ऑक्सीमीटर बांट रहे थे, जो बांट रहे थे भाई, आप दिल्ली को पूरा करते। दिल्ली को, उत्तर प्रदेश में जब 2,26,000 एक्टिव पेशेंट थे तो 753 मेट्रिक टन की आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश को, और इनके पास 90,000 अगर एक्टिव मरीज रहते हैं तो इन्होंने 900 टन की डिमांड की। इनके एक मंत्री 900 मांगते हैं, इनके दूसरे मंत्री कहते हैं नहीं 700 मिल गया, 770 हम सही है। ये दोहरी नीति क्यों? और वंशराज जी, उससे बेहतर बात जब हुई ऑक्सीजन का, जब से ऑडिट सरकार ने कराना शुरू कर दिया, आप लोगों की ऑक्सीजन की डिमांड खत्म हो गई। ठीक है, उसी दिन से प्रियंका जी ऑक्सीजन की डिमांड खत्म हो गई। तो ये केजरीवाल जी की सरकार और इसके जो नेता है, ये दोहरे चरित्र और दोहरी मानसिकता के लोग हैं। आज इनको उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, 2022 चुनाव लड़ना है, इसलिए इनको सेवा कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, जो है सब कह लें। तीसरी बात मैं और बताना चाहूंगा, जो इन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया था, घाटों पर लाशों का, ये सबको पता चल चुका है मीडिया के द्वारा कि किस तरीके से पुरानी फोटो, पुरानी चीजें दिखाई गई और किस तरीके से भ्रम फैलाया गया था। आज
उन्हीं जगहों पर कई मीडिया चैनलों के लोग गए हैं और वहाँ पे डायरेक्ट लाइव आ रही हूँ आपके पास, विवेकानंद पाठक जी आ रही हूँ। एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद आती हूँ आपके बढ़ा पास। चढ़ाकर दिखाया गया। फिर देखा जाए तो चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या सत्ताधारक बीजेपी, हर कोई इसी कोशिश में है कि 2022 में जब चुनाव हो और जब अन्नदाता अपने घर से निकले, वोट के लिए अगर आगे बढ़े, मतदान केंद्रों पर पहुंचे, तो उसका बटन उसकी ही सियासी दल के चुनावी चिन्ह पर होना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मनोज यादव हैं, सपा है के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव जी के भी बयान सामने आए थे। उन्होंने वैक्सीन को लेकर ही सीधे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, और उसके बाद अब जब दिख रहा है कि अन्नदाता बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं, खासतौर पे तब जब अन्नदाता सड़कों पर बैठे हुए हैं और हाईवे पर बैठे हुए हैं, महीनों हो चुके हैं उनको आंदोलन करते हुए, और अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो आपको लगता है बहती हुई गंगा है, चलिए हाथ धो लेते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी इस तरह की राजनीति मुझे नहीं लगता चाहिए कि बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए जैसा महसूस हो। शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्रों के आंदोलन में कौन लोग जाते थे और कौन लोग ये कहते थे कि हम जितना समाजवादी पार्टी ने किया उससे बेहतर करते हैं। तमाम सारी जो हमारी सरकार थी, तो कितने सारे लोगों के आंदोलन में कौन वो राजनीतिक दल जो जाता था और ये कहता था कि हम आपके सरकार, हमारी सरकार बनने पे हम आपके लिए सब कुछ कर दें। सब कुछ सामने है, कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ बताने की मुझे लगता है आवश्यकता है। जनता को भी पता है और आपके चैनल ने जो सवाल पूछा उसके माध्यम से जो बच्चे लोग हैं उनको भी पता चला। समाजवादी पार्टी कभी सिंबॉलिक काम नहीं करती। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बता रहा हूँ। भाजपा सरकार नहीं है, हम समाजवादी लोग हैं। समाजवादियों का सीधा सिद्धांत, आप हम पे 100 आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारी नियत कभी काम को लेकर पीछे नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ, जो भी सेक्टर आप उठा के देखेंगे उसमें आपको काम मिलेगा। मैं एक बात कहता हूँ, विपक्ष में ही तो थे जब गोरखपुर में 120 बच्चे मरे थे। हर परिवार के, उन बच्चे के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिया था। कितने बच्चे मरे थे बीजेपी के साथी को बेहतर पता होगा। अभी पहला लॉकडाउन लगा तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार, पता नहीं कहाँ के गरीब और दुखियारे लोगों को मदद की। उस लड़की को याद करिए, प्रियंका जी, जो साइकिल से अपनी बात को दिल्ली से लेके बिहार के जिले तक जाती था, बक्सर जिला था। राष्ट्रपति जी ने 1 लाख रुपए उसको भी भेजा। एमपी की वो माँ जो रास्ते में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और फिर पैदल चली गई अपने जन्म देने के बाद अपने बच्चे को, उसको भी हमने मदद दी। और इस बार भी हम उस तरह की मदद करेंगे। अभी हमारे पार्टी का पूरी तरीके से हर गांव, हर जिले, हर शहर में उस तरीके का जो बहुत ही मजबूर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनकी आर्थिक मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से काम करेगी। चुनाव हमारा मदद का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादियों की विचारधारा है, जो सोच है वो सिंबॉलिक नहीं है, वो बराबरी की है। लोगों को बराबर का हक मिले, लोगों के दुख तकलीफ में मिले। मैं तो उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिस पार्टी में आज तक सिंबॉलिक कुछ नहीं हुआ। आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उस भावना को मुझे नहीं लगता है कि इस देश में चर्चा की जाएगी, उससे बात की जाएगी। ये कोई नहीं बात करेगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ, हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष चुनाव लड़ेगा। उसके लिए वो काम जिस तरह पॉजिटिव रह के कर सकता है कर रहा है। वो सरकार भी चुनाव लड़ेगी जो आसामऊ घाट पे प्रयागराज जिले में, जहाँ पे हजारों लाखों की रामनामी वो कफन की जो धोती थी उसको खींच के उसको हटाया गया। चुनाव तो वो भी लड़ेंगे, और वो चुनाव लड़ने के लिए ही उन कफन से, उन मुर्दों के कफन से उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। चुनाव वो भी लड़ेंगी। इसलिए उनको भी सोचना चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए हमें पॉजिटिव क्या करना है। दिन भर तो सकारात्मकता की बात की जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन क्या ये सकारात्मकता नहीं थी? अरे उन लाशों की अंत्येष्टि करा देते। अगर लोगों के पास पैसा नहीं था तो सरकार को उनको अंत्येष्टि कर देनी चाहिए थी, उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। बड़ी अलग सी मनोज जी विडंबना देखने को मिलती है। आपने कहा, देखिए, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो बहुत काम हुए और इसमें कोई शक नहीं है, काम हुए हैं और वो सबकी नजर में भी रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं उनके शासन को, तो क्या आपको लगता है कि जनता को अच्छा काम पसंद नहीं आता है, जिसके चलते 2017 में हटा दिया समाजवादी पार्टी को?
बिल्कुल, ये आप वाजिब सवाल है। मैं तो कहता हूँ इससे थीसिस लिखी जा सकती है, इससे लोग पीएचडी कर सकते हैं कि कोई सरकार इतना बेहतर काम करे और इसके बाद वो इतनी बुरी तरीके से हारे। हाँ। उसमें पहला कारण था समाजवादी पार्टी के इंटरनल मैटर, जो परिवार के तमाम सारी समस्याएं की जो झगड़ा था, एक वो कारण था। उसके लिए जनता तो दोषी नहीं है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता का कोई दोष नहीं है। आपस में बहुत सारी बातें पार्टी के अंदर इंटरनल मैटर चल रहे थे जिससे पार्टी को नुकसान एक बड़ा लगा। लेकिन आपने चुनाव देख लिया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, परिणाम सामने आ गए। इस बात को लेकर हम बार बार सत्ता में आते हैं। ये 5 साल के लिए अगर हम जाते हैं तो फिर 5 साल के बाद हमें जनता वापस भेजती है। लेकिन इस बार एक बात का वादा आपसे जरूर करता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित की जाएंगी जो मेरे ख्याल से समाजवादियों ने अभी तक नहीं की है, और वो आने वाले समय में उन पे जिसको माइलस्टोन शब्द से एक शब्द में कहा जा सकता है वो करेंगे और करके दिखाएंगे, देश को बताएंगे कि समाजवादी जहां जहां सत्ता में रहेंगे वो कितना बेहतर काम कर सकते हैं। आप हम पे आरोप लगा सकते हो, तमाम सारी बातें कर सकते हो, क्योंकि ये राजनीतिक अधिकार है। ठीक है अश्विनी जी, क्या ये मानकर न चला जाए कि जिस तरीके से पिछले 6 महीने से अन्नदाता दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और लगातार तीनों कानूनों के रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसका एक साइड इफेक्ट आपने पंचायत चुनाव में देख लिया। अब आपको लगता है कि देखिए गांव में पूरी तरीके से समीकरण बिगड़ गया है, पंचायत चुनाव से आपको पता चल गया होगा। अब यही कारण है कि जरा वहां का भी रुख कीजिए, और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान की याद आई है। अगर इतना ही गांव को कोरोना मुक्त करना था तो पंचायत चुनाव को थोड़ा आगे टहला देते, थोड़ा आगे टाल देते। प्रियंका जी देखिए, मैं बार बार सभी उसमें आपके चर्चाओं में कई हमारे प्रवक्ताओं ने और मैंने खुद कहा है कि पंचायत चुनाव माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर हुए, उसमें कोई हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सरकार का लोकतंत्र में चुनाव होता है और होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। और इतना कष्ट है तो मैं अभी सभी अपने साथियों से कहता हूँ एक सुर से मांग कीजिए कि जब तक देश जो है प्रदेश कोरोना मुक्त नहीं होता है तो चुनाव नहीं हो। ये तो हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे समाज में आगे उठाएं। दूसरा मैं आता हूँ, आपने कहा अन्नदाताओं के उसकी बात कि अन्नदाता हमारे खिलाफ में बैठे हुए हैं वहाँ, और इस समय जो है उनसे परेशानी है। मैं प्रियंका जी बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा आपके चैनल पर कि अन्नदाता हमारे बैठे थे, आज जो बैठे हैं वो तथाकथित किसान हैं, मैं उनको किसानों की श्रेणी में नहीं रखता। इसी बयानबाजी का खामियाजा तो पंचायत चुनाव में नहीं हुआ। एकदम देखिए वो खामियाजा जनता देख रही है। हमारे बहुत ही नीचे के कार्यकर्ता जीत कर आए हैं, कुछ चीजें हैं उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और पंचायत चुनाव देखिए, मैं आपको अभी भी एक उदाहरण दूंगा, हम तो केरल में कहीं नहीं थे, 17% हम पंचायत चुनाव में वोट पाए थे, वो मुद्दे दूसरे थे। 11.5% हमारा चुनाव पिछली बार 10% था विधानसभा में, 11.5% है। कांग्रेस हमसे 10% आगे 21% पे है, उसकी सरकार वहां रही है, तो मुद्दे अलग होते हैं। ठीक है, तो आज की बात मैं कह रहा हूँ कि ये तथाकथित किसान ये ब्लैक फंगस की तरह हो गए हैं। अगर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इनके पास चुनाव, अगर ये 2 मुद्दे जो इन्होंने कानून वापस लेने की बात कही, इसके अलावा कोई भी मुद्दा हो, ये हमें स्वागत है। ठीक है वंशराज दुबे जी, जो कि बंगाल में जाकर ये कहता है कि मोदी को हराओ। ठीक है वंशराज दुबे जी, ठीक है एक मिनट रुकिए। हमारे राजनीतिक भाई लेकर हथियार खड़े हैं, लाठी लेकर खड़े हैं, चलो तुम हमारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ठीक है वंशराज दुबे जी, परिस्थितियां आपकी समझ में आ रही हैं कि देखिए इस वक्त जो अन्नदाता बैठे हुए हैं आंदोलन पर, उनके बीच में किस तरीके का माहौल है केंद्र को लेकर और राज्य सरकार को लेकर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जा रहा है तो आपको लगता है कि इस वक्त परिस्थितियां उलट है, अन्नदाता नाराज हैं बीजेपी से, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी अपने पैर जमा सकती है। 2022 में विधानसभा चुनाव भी ये जमे हुए पैर नतीजा भी दे सकते हैं, तो ऐसे में मौका भी देखा है, दस्तूर भी देखा है, तो मैदान में भी है। देखिए प्रियंका जी, एक लाइन मुझे याद आ रही है आदरणीय साई जी की बातों को सुनकर, इधर की बात में कर ये बता के कारवा क्यों था। देश और प्रदेश की जनता इस महामारी में, पहली महामारी में जो पहली बार ये वेव आई थी तब और इस बार भी, दोनों वेव में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगने और अनाज छोड़ने का काम किया। जब पहली बार महामारी आई तो जनता को जब ऑटो टेम्पो की व्यवस्था चाहिए थी तो उस समय 72,000 एलईडी लगाकर भाजपा बिहार में चुनाव प्रचार कर रही थी। दूसरी बार जब महामारी आई तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आदरणीय मोदी जी बड़ी बड़ी सभाओं को देकर खुश हो रहे थे। वही मोदी जी जो भी 21 मई को कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है, और उनकी आंखों से कहते कहते घड़ियाली आंसू निकलने लगता है। एक चीज और मैं थोड़ा सा इसमें बढ़ा दूं,
देखिए, अगर आपने जनता के लिए काम किया है, आदरणीय मनोज जी भी कह रहे थे कि ठीक बात है कि हमने काम किया लेकिन जनता ने हमको नहीं स्वीकारा। नहीं, जनता के लिए जब भी आपने काम किया तो जनता ने नेताओं को और पार्टियों को अपने सर पे बिठाया, अपनी आंखों पे बिठाया है। और उसका उदाहरण अभी आप बंगाल देख के आ रहे हैं, उसका उदाहरण आपने अपने दिल्ली में 3 बार देखा कि जब जब वहाँ की बुनियादी समस्याओं के लिए काम हुआ है तो जनता ने आपको सर पे बिठाया है। चाहे किसानों की बात कर लीजिए, चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे अस्पताल की बात कर लीजिए, चाहे तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद कम से कम इस मुद्दे पर बहस तो शुरू हुई है। और प्रियंका जी, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरह से एक ऐसी पार्टी है जो वादे नहीं करती। 70% जो हमारा 70 पॉइंट का जो हमारा एजेंडा था दिल्ली में, हमने उससे ज्यादा करके दिखाया। वहां की जनता को हमने देख के दिखाया। चाहे 2 करोड़ बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे महिलाओं की बस की यात्रा 5 साल तक मुक्त करने की बात हो, चाहे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हो। आज हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी मात्र सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसने जनता की बुनियादी समस्याओं पे काम किया और जनता आज उसके साथ खड़ी हुई है। और क्यों उत्तर प्रदेश को ऐसी सरकार नहीं चाहिए? मुझे बताइए ना कि योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आने से पहले ये दावा करते हैं कि हम हर साल 13 लाख नौकरियां देंगे, 90 दिनों के अंदर सारे की सारे देश को भर्तियां भर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य हो जाता है कि 4.5 साल हो जाते हैं सरकार को, 22 भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन एक भी भर्ती क्लियर नहीं होती और अपने भारत में नौकरी देने में सक्षम हो जाते हैं। तो जनता का जो सवाल है, सवाल जायज है। कानून व्यवस्था को लेकर, नौकरी को लेकर 30 लाख नौकरी का एक खाता अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए करके रखा है। समय आने पे आपको बताया जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन जनता किसके साथ खड़ी होगी, समय बताएगा। ठीक है विवेकानंद जी, जो सवाल प्रियंका गांधी केंद्र सरकार से पूछती है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, संसाधनों को लेकर हो, जो उनके कांग्रेस शासित राज्य हैं, कभी उसी तरीके के सवाल वो वहां के मुख्यमंत्री से भी पूछती हैं। चाहे वो आप राजस्थान की बात कर लीजिए, झारखंड में जहां पर बाकायदा वो गठबंधन में है, कभी वहां पर भी पूछा जाता है। सीधे सीधे केंद्र सरकार पर उंगली उठाने के लिए बाकायदा तैयारी रहती है। प्रियंका जी, मैं समझता हूँ कि आप एक बड़ी पत्रकार है और आपको मालूम है कि किस तरीके से पूरे वैक्सीन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आधिपत्य है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी हर तरीके से डिसीजन ले रही है, हर तरह की पॉलिसी जो है कि वो बना रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे वैक्सीन के मामले के इशू में, वैक्सीन के इशू में वो मालिक है। और जिस तरह का मालिक है वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह का मालिक है। किसी तरह की कोई रणनीति नहीं, किसी तरह की दूरदर्शिता नहीं, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं। मुझे तो दुख होता है कि 6 करोड़ वैक्सीन इस सरकार ने दूसरे देशों को दे दिया और पहली बार इस सरकार ने जनवरी में ये ऑर्डर दे रहे हैं, वो भी 1 करोड़ 86 लाख वैक्सीन के। और दुख होता है कि इतने दिनों बाद भी आज तक हम 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर पाए हैं। वैसे तो ये मैनेज करने के लिए बताते हैं कि 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दिया। भैया, वो 21 करोड़ लोगों को सिंगल डोज दिया है, दोनों डोज केवल 3 करोड़ लोगों को मिला है, मतलब कि 3%। और ये बताता है कि सरकार कितनी दूरदर्शी है। इस समय सेरम इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद की जरूरत थी। सोचिए, ये हमारे देश में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। हमारे देश सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है। और वहां पर यदि इस तरह की हालात है, पूरी वोट की स्थिति है, अराजकता है, सवाल तो बनता ही है। सवाल करने से तो हम डरेंगे नहीं, सवाल बिल्कुल करेंगे। इस सरकार से सवाल करेंगे। ऑक्सीजन के अभाव में जब लोग जान दे रहे थे, सवाल करेंगे। वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, उसके भी सवाल करेंगे। यही सरकार है तो टीका उत्सव मना रही थी, वैक्सीन है ही नहीं है और टीका उत्सव मना रहे हैं। 18 से 45 वाले लोगों को टीका ये दे रहे हैं। आप टीका सेंटर की हालत देख रहे हैं कि क्या है टीका सेंटर की हालत। और एक बात ये जरूर कहूँगा, मुझे बहुत दुख हुआ कि अश्विनी शाही जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हो सकता है इनके घर में किसानी खेती होती हो और हो सकता है पिताजी भी किसान होंगे और किसानों को ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती है? किस मुंह से आप निवाला घोटते हैं? किस मुंह से आप चावल और दाल और रोटी सब्जी खाते हैं भैया? किसानों को नहीं कहा है पाठक जी, बैठे हुए हैं। रुक जाइए अश्विनी जी, रुक जाइए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपका जब बारी आएगी आप बोल लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। 6 महीने से ये किसान आंदोलन पर बैठे हैं
3 मुद्दा है, उन तीनों बिल को लेकर वो किसान वहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जाने गंवाए हैं, तमाम तरह की कष्ट और पीड़ा झेली है, लेकिन ये सरकार तब से मस नहीं हो रही है। ठीक है मनोज यादव जी, जल्दी से अपनी बात कहिए। अंबानी की गोद में ठीक है। रही है, क्योंकि ये आपका सवाल बहुत ही जायज और वाजिब बात है कि कोई सरकार अपनी सरकार से सवाल पूछे, और मुझे ऐसा महसूस एक मिनट विवेकानंद जी, आपकी बात आगे जरा मनोज जी को अपनी बात कर लेनी चाहिए, समय बहुत कम है मेरे पास। रुकिए 30 सेकंड में खत्म करेंगे, 30 सेकंड। एक मिनट रुकिए मनोज जी, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। हाँ सवाल बिल्कुल जायज है कि अपनी सरकार से भी नेतृत्व को सवाल मनोज जी एक मिनट रुकिए, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है विवेकानंद जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के हों या सपा के हों या भाजपा के हों, इनको उत्सुकता होगी 2022 की चुनाव की, हमें नहीं है। हमें तो इस प्रदेश के लोगों की खोने के लिए कुछ है ही नहीं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है मनोज यादव जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए, आपका वो सवाल बिल्कुल जायज है कि सरकारों को उनके नेतृत्व के द्वारा उनसे भी सवाल और जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। ये प्रचलन कहीं न कहीं राजनीतिक दलों में कम हुआ है। आपको याद दिलाऊं, आदरणीय नेता जी जब हमारी सरकार थी पिछली 5 साल की, तो लगातार मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते थे और उनसे मंचों पर प्रॉमिस लेते थे कि आप इस काम को कितने दिन में करेंगे या कितना बेहतर काम करेंगे। लेकिन ये आभाव हो गया है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल हो, ये चलन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष और सत्ता में बैठे लोगों पे दबाव बनेगा मानसिक रूप से कि हमें अपनी भी सरकारों से सवाल पूछना, आरोप प्रत्यारोप मात्र राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है अश्विनी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसले लेने में देरी हो रही है, चाहे फिर वो अन्नदाताओं के मांग की बात हो जो कि वो बाकायदा कृषि कानून को लेकर कह रहे हैं, या फिर वैक्सीन को लेकर जो यहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है, या फिर जो संसाधनों को लेकर समस्या यहाँ पर देखने को मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो लेट फैसले लिए गए हैं उसका खामियाजा 2022 में विधानसभा चुनाव में यूपी बीजेपी को झेलना पड़ जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत सरल चीज है, कहीं हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है। हाँ। जो भी केंद्र सरकार ने कोई फैसला लेट नहीं लिया, न वैक्सीन पर लिया और न किसानों पर लिया। किसानों पर अगर लेट फैसला होता प्रियंका जी तो 12 बार की वार्ता नहीं करते हम लोग। और स्पष्ट रूप से 4 मांगे इनकी थी, जिसमें 2 मांगे मान ली। सुप्रीम कोर्ट के किसान भाई हमारे नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मेंबर थे उनकी बात वो ना माने। उसके बाद भी कृषि मंत्री जी ये कहते हैं कि अगर आपको इस कानून को वापस करने के अलावा कोई मांग हो, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है हमेशा, लेकिन हम ये बिल वापस नहीं, कानून वापस नहीं करेंगे। यह स्पष्ट रूप से हो चुका है, किसान भाई उसी पर अड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन पर हमेशा चीज रही है कि अचानक, देखिए भारत सरकार ने पहले फेज वाइज वैक्सीन की बात की, पहले अपने वॉरियर्स को दिया जिसमें सेना के लोग थे, डॉक्टर्स थे और फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, उनको दिया। उसके बाद 45 साल से ऊपर को दिया। तो भारत सरकार जो है एक डिजाइन लेकर चल रही थी। अचानक सारे दल प्रकट होते हैं, अरे देश के लोग मर रहे हैं, मर जाएंगे, पहले वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है और नपुंसक हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, जिसका बाराबंकी में अभी खामियाजा देखना पड़ा 200 लोग। ठीक है चलिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से फिलहाल सेवा भाव को लेकर सियासत हो रही है, उसके चलते अलग अलग सियासी दलों की अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि सेवा भाव की सियासत का नतीजा 2022 में कितना निकलकर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ।